नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में पुनः आपका स्वागत है। और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको कैबिनेट कमेटीज़ के विषय में बताया था और आज के हमारे इस वीडियो का शीर्षक है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ यानी संसदीय समितियां। तो ये संसदीय समितियां कैसे कार्य करती हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये संसदीय समितियां क्या होती हैं। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि संसद का निर्माण 3 लोगों से मिलकर के होता है, 3 संस्थाओं से मिलकर के होता है। सबसे चोटी पे राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। आप ये भी जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। अब आप इस संख्या के आधार पर जरा सोचिए कि प्रत्येक सदन कितना भारी भरकम है। तो दोनों सदनों से मिलकर बनने वाली संसद इतनी भारी भरकम संस्था है कि ये अपने काम पूरी संसद पर छोड़ दिए जाएं कि संसद करेगी, तो भीड़ काम नहीं करती है, काम कुछ लोग ही करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि संसद अपने सभी कार्य समितियों के माध्यम से करती है। और क्योंकि ये संसद इतनी बड़ी संस्था है, इतने ज़्यादा लोगों से निर्मित है, भारी भरकम संस्था है, और इसके पास न तो पर्याप्त समय है और ना ही कानून की बारीकियों को समझने की कोई इसके पास तकनीकी जानकारी है, न कोई इसके पास विशेषज्ञता है। तो इसलिए जो है कोई विशेषज्ञता नहीं है। सब आप देखिए कि जो भी चुन के आते हैं सब नेता होते हैं, और नेताओं के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है। वो बोलते तो बहुत अच्छा पब्लिक के बीच में लोक लुभावनी बातें करके, और वो पब्लिक का ध्यान अपने दल की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके पास कानून का तकनीकी ज्ञान नहीं होता है। तो संसद के काम होते बड़े विभिन्न प्रकार के हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, और उन कार्यों में बड़ी जटिलता होती है। तो विविध प्रकार के कार्य संपादित करने पड़ते हैं संसद को, और उन कार्यों में बड़ी कानूनी बारीकियां होती हैं, बड़ी जटिलताएं होती हैं। और संसद अपने कार्यों का संपादन जो है जिन समितियों के माध्यम से करती है, उन्हें हम संसदीय समितियां कहते हैं। तो साथियों, आप एक परिवार का उदाहरण ले लीजिए कि एक परिवार में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं। तो अगर घर का मुखिया ये सबसे कह के चला जाए कि हम शाम को आएंगे ड्यूटी करके और ये काम मतलब करा देना, कपड़े प्रेस करा देना या बाजार कराना या जो भी घरेलू काम होते हैं, तो वो दोबारा जब लौट के आएंगे ड्यूटी से पूछेंगे काम हो गया, तो काम नहीं होगा। क्योंकि किससे कहा उन्होंने? किसी से नहीं कहा, ऐसे ही कह के चले गए परिवार से। तो वो एक दूसरे पर कहेंगे भैया हमसे नहीं कहा, दूसरा बच्चा भाई कहेगा हमसे नहीं कहा, तीसरा कहेगा हमसे नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। और यदि वो सुबह जाते वक्त किसी का नाम लेकर के परिवार के किसी बच्चे को नियुक्त कर जाते कि आपको बाजार करनी है जाकर के, तो वो बाजार हो जाती। तो ये छोटी सी चीज़ से एक परिवार से उदाहरण देते देते यही चीज़ संसद पर भी लागू होती है। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि संसद जो है अपने सभी कार्यों का संपादन समितियों के माध्यम से करती है, और इन्हीं समितियों को हम संसदीय समितियां कहते हैं। तो आइए आज हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि संसदीय समितियां होती कौन कौन सी हैं और इनके कार्य
मतलब कौन कौन से कार्य इनको सौंपे जाते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या इन संसदीय समितियों का संविधान में कोई उल्लेख है। एक बात साथियों हमेशा याद रखिए कि अगर किसी व्यवस्था का संविधान में उल्लेख है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो क्या संसदीय समितियों का संविधान में उल्लेख है? तो हम ये कहेंगे कि संसदीय समितियों का संविधान में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए रूप में तो यदा कदा बताया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी एक स्थान पर विशेष रूप से संसदीय समितियों का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गैर संवैधानिक हैं या संविधानेतर निकाय हैं संसदीय समितियां। तो एक तो ये बात हो गई कि संविधान में इनका कहीं स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, एक संसदीय समिति कहते किसको है? उसके कुछ कंडीशंस हैं संसदीय समिति की। जैसा कि आप जानते हैं कि संसदीय समिति यानी संसद से संबंधित कार्य करने वाली, संसद के भीतर बनाई जाने वाली समिति। तो अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये लोकसभा अध्यक्ष अथवा सभापति के द्वारा इसका निर्माण किया जाए और ये मतलब नियुक्त की जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी संसदीय समिति बनाई जा रही है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो स्पीकर के द्वारा, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है जिसको हम स्पीकर कहते हैं, उसके द्वारा की जाए। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन है कि वो समिति जो है अध्यक्ष अथवा सभापति, ये मैं अध्यक्ष अथवा सभापति इसलिए कह रहा हूँ कि अध्यक्ष तो हो गया लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर और सभापति हो गया राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति उसको कहते हैं। तो इनमें से दोनों में से किसी के द्वारा वो इनके निर्देशों के अनुसार कार्य करें, जिन्होंने वही इनकी नियुक्ति करते हैं और उन्हीं के निर्देशों का ये समितियां और इन समितियों के अध्यक्ष पालन करें। और तीसरा है अध्यक्ष को ही अपनी रिपोर्ट ये समितियां सौंपें। जिन कार्यों के लिए इनको नियुक्त किया जाता है वो अपना कार्य पूरा करके, अपना प्रस्ताव बना करके, और ये किसको सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट? ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगी अथवा सभापति को सौंपेंगी। ज़्यादातर लोकसभा अध्यक्ष को ही सौंपती है। इसके बाद चौथी कंडीशन लगी है कि इनका एक अपना सचिवालय होता है। संसदीय समितियों का अपना एक सचिवालय होता है और इस सचिवालय की व्यवस्था लोकसभा का सचिवालय करता है। तो साथियों, एक बड़ी संस्था होने के कारण संसद के बहुत सारे कार्य होते हैं, बड़ी उनमें जटिलता होती है, उनको अलग अलग समितियों के माध्यम से उनको संपन्न कराया जाता है। इन्हीं को संसदीय समितियां कहते हैं और ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती हैं। उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति ही वो उत्तरदायी होता है और अपनी रिपोर्ट और उसी से दिशा निर्देशन लेता है। अपनी रिपोर्ट भी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। अब हम समितियां, जैसा कि आप जानते हैं कि समितियों के प्रकार हम गिनाने आपको जा रहे हैं। समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक स्थायी संसदीय समिति होती है और दूसरी तदर्थ संसदीय समितियां होती हैं। तो स्थायी संसदीय समितियां वो समितियां होती हैं जो प्रत्येक वर्ष गठित की जाती हैं। प्रतिवर्ष एक वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का एक वित्तीय वर्ष होता है और एक वित्तीय वर्ष में सरकार के कुछ लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं। तो वो प्रतिवर्ष इन समितियों को गठित करना पड़ता है क्योंकि वो प्रतिवर्ष कार्य करने पड़ते हैं। तो ये स्थायी समितियां हो गई, ये इनको प्रतिवर्ष इनका गठन होना ही होना निश्चित है। और दूसरा होता है तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां वो समितियां होती हैं जो अकस्मात कोई कार्य आ गया है या कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है या किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे घोटाले से संबंधित है, कोई समिति गठित करनी है, तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए इनका गठन किया जाता है और जब वो प्रयोजन समाप्त हो जाता है तो वो समिति भी समाप्त हो जाती है। तो आइए तदर्थ समितियों की तो कहानी एक मतलब विशेष प्रयोजन से संबंधित है।
तो उसको तो हम हटा देते हैं, लेकिन जो स्थायी समितियां हैं, स्थायी समितियों पे एक नज़र थोड़ा जल्दी जल्दी डाल लेते हैं, क्योंकि सभी समितियों के विषय में बताया नहीं जा सकता और सभी समितियां परीक्षा की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर एक इनका परिचय जान लीजिए कि कितने प्रकार की समितियाँ होती हैं। तो आइए, जो स्थायी समितियाँ होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। तो ये प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार तो ये वित्तीय समितियाँ हैं। वित्त से संबंधित जो समितियाँ होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, और ये इसमें वित्त से संबंधित समितियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट समिति है लोक लेखा समिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और दूसरी है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में कहते हैं एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, यानी जो PSUs हमारे हैं, जो भारत सरकार के महारत्न हैं, नवरत्न हैं और मिनी रत्न हैं, और भारत सरकार के बड़े बड़े जो उद्योग हैं, जो सरकारी सेक्टर के क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित समिति जो गठित की जाती है उसको कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति। तो ये वित्तीय समितियों में 3 समितियां आ गई और ये इम्पोर्टेंट है, अभी इन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद समझ लीजिए विभागीय समितियां। तो विभाग से संबंधित विभिन्न विभाग होते हैं, उनसे संबंधित समितियां बनाई जाती हैं। तीसरा है जांच समितियां। जांच समितियों में भी 3 प्रकार की समितियां होती हैं। पहली समिति याचिका समिति है, दूसरी विशेषाधिकार समिति और तीसरी आचार समिति है। तो ये जांच समितियां हैं, ये इसके तीन समितियां इसमें बनती हैं। और चौथा है परिरक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति। तो परिरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित जो समिति गठित की जाती है उसमें भी 5 समितियां इसमें इसके अंतर्गत आती हैं। और ज़रा इनको सुन लीजिए कि सरकारी आश्वासन समिति, इसमें जो मंत्री होते हैं और इसको क्या कहते हैं, जो सांसद होते हैं, सांसदों के द्वारा जो सदन में आश्वासन दिए जाते हैं, वो तो आश्वासन दे के भूल गए हैं, और लेकिन उनके आश्वासनों को याद दिलाया जाता है कि आपने संसद में ये पब्लिक को, फला क्षेत्र को, फला सरकारी कर्मचारी आश्वासन दिया था। तो वो आश्वासन समिति एक अलग बनी होती है, तो वो याद दिलाया जाता है कि आपने आश्वासन दिया था, इस पर आपने क्या किया। इसके बाद आता है अधीनस्थ मतलब विधायन समिति हैं। और तीसरा आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित समिति। और चौथा है महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति। और 5वां लाभ के पदों के लिए गठित समिति। तो ये समितियां, ये चार प्रकार की समितियां हो गईं। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी संसदीय समितियां जो वित्त से संबंधित हैं, और वो जनरल एक जानकारी की दृष्टि से तो बेहद इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन हमारी परीक्षा में भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो इन पर ही सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वो कौन सी समितियां हैं। सबसे पहली समिति है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी इंग्लिश में कहते हैं। तो लोक लेखा समिति एक बहुत ही, मैं तो ये कहूँ कि सभी संसदीय समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समिति है। तो आइए इसके विषय में जान लेते हैं, इसकी क्या क्या खास बातें हैं। लोक लेखा समिति, याद रखिए इस समिति का नाम, ये वित्त से संबंधित समिति है, लोक लेखा समिति। अब इसकी उत्पत्ति पर ये कहाँ से प्रारंभ हुई साथियों? ये सबसे पुरानी समिति है, ये आज़ादी के पहले की है। और सन 1919 का मैंने आपको भारत शासन अधिनियम पढ़ाया है, और सन 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान था, और उसी प्रावधान के अनुरूप 1921 में लोक लेखा समिति का भारत में गठन किया गया। और तब से लेके आज तक ये अपने अस्तित्व में है। इतनी पुरानी कोई संसदीय समिति नहीं है, इतनी पुरानी कोई वित्त से संबंधित समिति नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण, और पब्लिक का जो पैसा है वो पैसा किस प्रकार से खर्च किया गया ये उसकी जांच करती है, उसकी निगरानी करती है। तो ये पब्लिक के धन का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, उस पर ये नज़र रखती है। आइए साथियों, इसकी कुछ खास विशेषताओं से परिचित हो लेते हैं।
तो जैसा कि मैंने पहला बिंदु आपको बताया कि 1921 में इसका गठन किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान था और तब से लेकर आज तक ये समिति अपने अस्तित्व में है चली आ रही है। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 सांसद 22 सांसद होते हैं, जिसमें 15 सांसद जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 सांसद जो है वो राज्यसभा से होते हैं। 15 7 22 हो गए, तो 22 सांसदों से मिलकर के, सदस्यों से मिलकर के ये लोक लेखा समिति का गठन होता है। अब इसका उन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? उन सदस्यों का निर्वाचन एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन होता है और इसके बाद इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं हो सकता। लोक लेखा समिति में ये जो संसदीय समितियां हैं, मैंने आपको बताया कि किसी भी संसदीय समिति में मंत्री का कोई काम नहीं। मंत्रियों की जो पार्लियामेंट्री जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं उसके विषय में मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये संसदीय समितियां हैं, इसमें कोई मंत्री नहीं शामिल होगा। तो लोक लेखा समिति में भी कोई मंत्री नहीं होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी स्पीकर करता है। और साथियों एक बात और बता दें कि ये एक ऐसी लोक लेखा समिति है, यही एक ऐसी समिति है, सभी तमाम समितियां हैं लेकिन यही एक ऐसी समिति है जिसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई नेता होता है। ये बात याद रखिए, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई नेता होता है और वर्तमान में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। और ये भी याद रखिए कि ये 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है, फिर अगला वर्ष आएगा तो फिर गठित की जाएंगी। तो इस समय वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अब ये परंपरा जो चली आ रही है, ये विपक्ष का कोई सदस्य जो है इसका अध्यक्ष होगा, ये 1967 से परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा आज तक कायम है। 1967 से चली आ रही कि इसमें विपक्ष का कोई जो सदस्य होता है वो अध्यक्ष बनाया जाता है और केवल यही एकमात्र ऐसी कमेटी है। इसके बाद इसका कार्य क्या है? इसका कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिक का पैसा होता है और पब्लिक के पैसे का खर्च किस प्रकार से किया गया है उसकी ये जांच करती है। तो इसके कार्य समझ लेते हैं। दरअसल कैग को आप जानते होंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत का ऑडिटर जनरल है और ये कैग जो है, इस कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और कैग यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 3 प्रकार के प्रतिवेदन अपने तैयार करता है और वो 3 प्रकार के प्रतिवेदन हम समझ लेते हैं। पहला प्रतिवेदन है विनियोग लेखा पर प्रतिवेदन, दूसरा है वित्त लेखा पर प्रतिवेदन तैयार करना और तीसरा है सार्वजनिक जो उपक्रम है हमारे उन पर अपना लेखा तैयार करना। तो ये 3 प्रकार के जो लेखा हैं वो लेखा प्रतिवेदन ये वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसके 3 प्रकार के ये जो लेखा प्रतिवेदन हैं इनकी जांच जो है वो लोक लेखा समिति करती है कि पैसा किस प्रकार खर्च किया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है, काम कितना किया गया है, कितना खर्च होना चाहिए था और कितना खर्च हुआ है। तो इसमें यहाँ पर कैग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो समिति, जो लोक लेखा समिति है वो जांच कर रही है, तो उस जांच में जो कैग के प्रतिवेदन है वो मील के पत्थर का काम करते हैं। जांच में बड़ी सुविधा होती है क्योंकि कैग के प्रतिवेदन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। तो कैग लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है और कैग जो है वो लोक लेखा समिति का एक दार्शनिक भी कहा जाता है। तो जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो बड़ी सहायता करता है इस समिति की जांच करने के मामले में।
तो साथियों ये लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। अब हम प्राक्कलन समिति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, अभी आपने लोक लेखा समिति के विषय में जानकारी ली। अब प्राक्कलन समिति क्या होती है? प्राक्कलन शब्द को इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट लगाना। कोई भी विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं, विभिन्न प्रकार के खर्चों को जोड़ करके उसका कितना एस्टिमेट बना, ये एस्टिमेट होता है ओवरऑल। तो आइए जानते हैं कि ये इस कमेटी के विषय में, ये प्राक्कलन समिति के विषय में सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर 1 की सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो लोक लेखा समिति थी। दूसरे नंबर की ये महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है जिसको हम प्राक्कलन समिति कहते हैं। दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण समिति है ये। हमारे जो प्रथम वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर 1950 में ये प्राक्कलन समिति का उनकी सिफारिश पर गठन किया गया था और 1956 के पहले इसकी सदस्य संख्या जो थी वो 25 थी और 1956 के बाद इसकी सदस्य संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई और तब से लेकर के यानी 1956 से लेकर के आज तक इसकी सदस्य संख्या 30 होती है। इसके अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप जानते हैं कि सभी समितियों का, चाहे वो वित्तीय हो चाहे गैर वित्तीय हो, सभी का चुनाव जो है, नियुक्ति जो है अध्यक्ष की, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में ही ये समितियां कार्य करती हैं। तो इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और इसके जो निर्वाचन की पद्धति है वो निर्वाचन की प्रक्रिया वही है जो लोक लेखा समिति में समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब इसके बाद इसमें इस कमेटी में कोई मंत्री शामिल नहीं हो सकता। मंत्रियों के लिए अलग वो कमेटी, कैबिनेट कमेटी कही जाती, मैंने बताया आपको। मंत्री शामिल नहीं हो सकता। इसके बाद जो इसका ये एक और इसकी विशेषता है कि प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के ही सदस्य होंगे। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य ही इसमें होते हैं और इसका अध्यक्ष जो होता है वो निरपवाद रूप से जो लोकसभा का सदस्य होता है वो इसका अध्यक्ष उसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिए इसके कार्य क्या हैं कि बजट जो बनाया जाता है, बजट के एस्टीमेट की जांच करना, बजट के एस्टीमेट की जांच करना और ये जांच करती है। और इसके अलावा ये जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट को कितना किफ़ायती बनाया जा सकता था उस पर सुझाव देती है। संगठन में सुधारों, संगठन में क्या सुधार होने चाहिए उस पर सुझाव देती है। कार्य को किस कुशलता से किया जाए जिससे कम धन खर्च हो उस पर सुझाव देती है और प्रशासन में सुधार पर अपनी सिफारिशें और अनुशंसाएं देती है। तो ये मुख्य रूप से जो इसीलिए इसको दूसरे दर्जे की समिति कहा गया है। दरअसल वो जो लोक लेखा समिति थी वो कैग का प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, वो प्रतिवेदन तैयार करता है और उन प्रतिवेदनों की जांच करती है लोक लेखा समिति। लेकिन ये कैग के प्रतिवेदनों की जांच नहीं करती है प्राक्कलन समिति, ये बजट के एस्टीमेट को देखती है और इसलिए इसके पास काफ़ी अस्पष्टता होती। वो तो स्पष्ट बने बनाए प्रतिवेदन उसने दे दिए तो उसमें स्पष्टता है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है प्राक्कलन समिति के पास। तो इसमें ये इतना कह सकती है, सरकार से अनुशंसा कर सकती है कि भाई इसमें किफ़ायत, खर्चों में कटौती करिए, किफ़ायत करिए, संगठन में सुधार करिए, कार्यकुशलता को बढ़ाइए और प्रशासन में सुधार करिए तो कम से कम खर्च हो। और वर्तमान में इसके प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो श्री गिरीश भालचंद जी हैं और प्रतिवर्ष इसका गठन किया जाता है। तो ये प्राक्कलनों की जांच करती है, एस्टीमेट की जांच करती है साथियों। अब इसकी थोड़ी ये जो इसी प्रकार से सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति है, तो सार्वजनिक उपक्रम संबंधी जो तीसरी वित्तीय समिति है उसके जो अध्यक्ष इस समय वर्तमान में हैं वो श्री संतोष कुमार गंगवार जी हैं।
और भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर के जो उद्यम हैं, जिनको हम संक्षेप में पीएसयू कहते हैं, जो बहुत सारे पीएसयूज हैं जिनको आप महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के नाम से जानते हैं, तो उनके खर्चों पर और उनके प्रशासन पर, उनकी देख रेख और उनके बजट पर और उनका जो एस्टीमेट है, उधर से जो प्रतिवेदन भेजे जाते हैं सरकार को, तो उनकी जांच करना ये सार्वजनिक उपक्रम समिति का कार्य होता है। ये कितना खर्चा सरकार से मांगा गया है, तो ये तीसरी समिति भी साथियों हो गई। अब इसमें थोड़े इनकी सीमाएं बता दें कि इनकी आलोचना के कुछ बिंदु बनते हैं। दरअसल ये काम तो इनके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अंत में बात वही आती है कि ढाक के तीन पात। तो ढाक के तीन पात क्या है, इनकी सीमाएं क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि चाहे लोक लेखा हो, चाहे प्राक्कलन समिति हो और चाहे सार्वजनिक उद्यम समिति हो, जब खर्चा हो जाता है, कोई धन है वो आवंटित किया गया है और सरकार ने उसको खर्च कर दिया है, तो वो खर्च हो चुका है धन। अब उस खर्च किए गए धन की जांच ये कर रही हैं। तो वही दशा है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये इनका कोई जो धन खर्च हो गया, यानी जो एक अर्थी है, अर्थी की जांच कर रहे हैं, जो धन निकल गया उसकी जांच हो रही। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरी चीज़ ये कि ये कोई कार्यकारी संस्थाएं नहीं हैं समितियां जो आदेश दे सकें। ये सरकार से केवल अनुशंसा कर सकती हैं, सिफारिश कर सकती हैं, और इनकी सिफारिश को मानना या न मानना सरकार के हाथ की बात है। और ये आदेशात्मक संस्थाएं नहीं, आदेश नहीं दे सकती। तो साथियों, ये इनकी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं यहीं तक हैं। तो इससे एक चीज़ और सामने आती है कि सीमाएं ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रण तो होता ही है। तो संसद जो है किस प्रकार से सरकार पर अपना कंट्रोल रखती है, तो इन वित्तीय समितियों के माध्यम से वो अन्य प्रकार की जो समितियां हैं बनी हुई, मैंने और भी बहुत सी समितियां आपको बताई हैं, उनके माध्यम से ये संसद जो है सरकार पर कंट्रोल रखती है साथियों। तो ये आज का हमारा वीडियो जो है वो संसदीय समितियों के लिए समर्पित था। तो ये जल्दी कोई नहीं बताता है, इस पे वीडियो कमी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, फिर मिलेंगे।